समस्त जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि हर जीव में ऐसे संवेदनशील अंग हैं जो एक निश्चित सीमा तक ही बाहरी एवं अंदरूनी उतार चढ़ाव का प्रभाव सहन कर सकते हैं। मन की शांति और स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है और इसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है हृदय यानी कि हार्ट। सरल भाषा में समझाया जाए तो हार्ट एक मस्कुलर पंप है अपने मुट्ठी के साइज़ की, जिसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी ज़रूरी है ताकि वो शुरू रहे, और उसकी खुद की ब्लड सप्लाई भी ज़रूरी है ताकि उसका वर्किंग बराबर रहे। और ये हार्ट छोटे छोटे पाइप्स द्वारा या नसों द्वारा दूर दूर तक और शरीर के हर कोने में ब्लड और ऊर्जा सप्लाई करती है। तो क्या होगा अगर ये हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई बंद पड़ता है या कम पड़ता है? तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना तापड़िया, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और प्रेसिडेंट अमरावती कार्डियोलॉजी एसोसिएशन की। और आज हम सब कार्डियोलॉजिस्ट अमरावती के आपके लिए लाए हैं एक सरल और सिंपल भाषा में हार्ट अटैक के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z। हार्ट की बेसिकली दो आर्टरीज रहती है, दाहिनी और बाईं, और ये दोनों आर्टरीज छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड करके पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब ये मॉडल दर्शा रहा है कि जब नॉर्मल फ्लो हो रहा है आर्टरी के अंदर, ये बता रहा है कि जब एक कोलेस्ट्रॉल का प्लाक इधर जम रहा है तो कैसे अब ब्लड जो पहले अच्छे से आ रहा था अब उसको आने में नीचे तकलीफ़ हो रही है। इस मॉडल में हम देख रहे हैं कि अब ये इतना बड़ा हो गया है कि इसके ऊपर एक ब्लड क्लॉट बन गया है, तो कुछ भी ब्लड नीचे आ ही नहीं पा रहा है। जब ये सिचुएशन होती है तो आगे जो हार्ट की मांसपेशी है उसको ब्लड ही नहीं मिल पाता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट अटैक। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता, कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट केयर क्लिनिक, अमरावती। आज मैं आपको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी कि जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक भी कहा जाता है, इसके आम लक्षण के बारे में बताना चाहूँगा। मोस्ट कॉमन और टिपिकल सिम्टम्स जो हार्ट अटैक का होता है वो है सीने में दर्द या सीने में दबाव। मोस्टली ये रेट्रोस्टर्नल यानी छाती के बीचों बीच या लेफ्ट साइडेड होता है। ये जो पेन होता है ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर, नेक या फिर पीठ में भी रिलेट हो सकता है। इसी के साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि दम लगना, पसीना आना। कभी कभार पेशेंट्स में अटिपिकल सिम्टम्स के साथ भी हार्ट अटैक प्रेजेंट हो सकता है। अटिपिकल सिम्टम्स जनरली लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ पेशेंट या फिर एल्डरली पेशेंट्स में पाए जाते हैं। अटिपिकल सिम्टम्स के साथ में जिसका प्रेजेंटेशन होता है उनमें छाती का दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ होना, बेचैनी होना, जी मचलाना, उल्टी होना, ये सब सिम्टम्स के साथ भी हार्ट अटैक कभी कभार प्रेजेंट कर सकता है। बहुत सी बार ये देखा जाता है कि पेशेंट्स हार्ट अटैक के सिम्टम्स को एसिडी के सिम्टम्स समझ के दुर्लक्ष्य कर देते हैं। इसीलिए कभी भी जब कोई पेशेंट को सीने में दर्द हो तो उन्हें अपने डॉक्टर को या कार्डियोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी संपर्क करना चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिवराज शिंदे। मैं अच्युत महाराज में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट करके काम करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट अटैक। तो रिस्क फैक्टर्स हम दो हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज हो गई, देन जेंडर हो गया, जैसे मेल्स जो रहते हैं वो ज्यादा प्रोन रहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप होने के लिए, और फैमिली हिस्ट्री, ये जो है ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। देन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं फिर से अंडर दो हेडिंग्स, जैसे ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स। तो ट्रेडिशनल जो रिस्क फैक्टर्स होते हुए ये जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, देन स्मोकिंग हो गया, देन क्रोनिक किडनी डिसीज हो गया, ओबेसिटी हो गई, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स है ये मॉडिफाइबल है। ये अगर हम कंट्रोल में रखते हैं या फिर कम करते हैं
तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप होने के चांसेस जो है ये कम रहते हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर जो रहते हैं ये हम थोड़ा सा कम डिस्कस करते हैं या फिर कम ध्यान देते हैं, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर से कौन से होते हैं? तो ये होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसे कोई भी अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है पेशेंट को, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है या फिर HIV है, तो ये पेशेंट्स को भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन उसके बाद अगर एबनॉर्मल एंकल ब्रैकियल इंडेक्स है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर कोरोनरी सिटी किया हुआ है और उसमें अगर कैल्शियम स्कोर ज्यादा है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप हो सकता है। उसके साथ साथ अगर यूरिन में से ज्यादा प्रोटीन जा रहे हैं, जिसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया या फिर प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप होने के लिए। अगर सीरम होमोसिस्टिन लेवल बढ़े हुए हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, इट इज जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। थैंक यू। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ट्विन सिटी हार्ट हॉस्पिटल परतवाड़ा। आज हम हार्ट अटैक में जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है, कौन से कारणों की वजह से आता है, उसके लिए हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो रिस्क फैक्टर है मैं उस कुछ कारण आपको बताता हूँ। सबसे मेन कारण होता है कि हमारी स्मोकिंग की हैबिट, धूम्रपान। जो धूम्रपान करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उसमें हमें हार्ट अटैक ऐसे पेशेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा कारण है कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। जो चर्बी की मात्रा अगर खाने में ज़्यादा आती है, खून में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होने से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। सेडेंटरी लाइफ, अगर आपके व्यायाम नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका वजन ज़्यादा है, मोटापा है, तो भी आपको हार्ट अटैक के आने की संभावना होती है। उसके बाद में एक कारण होता है कि अनुवांशिकता। जैसे आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक है तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में वो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। सेडेंटरी लाइफ के साथ साथ उसके बाद में एक बहुत बड़ा कारण है, वो है आपका स्ट्रेस। अभी हम जो दुनिया में जी रहे हैं उसमें बहुत स्ट्रेस बढ़ा है। कोरोना के बाद में भी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये कुछ कारण है। इसको हमको बचाव कैसे करना है, तो हमें हार्ट अटैक से बचाव कैसे करना है। तो इस रिस्क फैक्टर से अगर हम बचेंगे तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो हमें धूम्रपान बंद करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रोज 25 से 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हम हार्ट अटैक से हमारा खतरा कम हो सकता है। खाना जो है उसमें तेल तलन की चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें ज़्यादा प्रमाण में हम ना खाएं, एकदम कंट्रोल में रहे, तो उससे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए हम योगा, मेडिटेशन करना हमें बहुत ज़रूरी है। मोटापा कम करने के लिए रेगुलर व्यायाम करो, एक्सरसाइज करना चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सब चीज़ों से हमें हार्ट अटैक से हम बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय डोरे, संजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमरावती में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि घर पे इमरजेंसी में हम अस्पताल तक पहुँचने के पहले क्या कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट को सीने में दर्द, घबराहट, सांस की तकलीफ़, ऐसी कोई कंडीशंस है तो तुरंत उनको रेस्ट करने के लिए बोलना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या बेहोशी की तरफ जा रहा है। अगर बेहोशी की तरफ जा रहा है और पेशेंट के हार्ट बीट्स कम हो रहे हैं, बीपी फील नहीं हो रहा है, पेशेंट ठंडा पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर हार्ट बीट्स कम हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनको CPR देने से फ़ायदा हो। CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ऐसे में छाती पे हम दबाव देते हैं और मुंह से सांस देते हैं। तो 2 दबाव देने के बाद एक बार सांस देना, या 3 दबाव देने के बाद एक बार सांस देना, ये साइकिल करनी होती है जब तक बाकी हेल्प हमको अवेलेबल नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और सीने में दर्द हो रहा है तो, और उनको पहले की कोई हिस्ट्री है या उम्र ज़्यादा है या BP शुगर है, तो ऐसे में ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में सॉर्बिट्रेट गोली हमेशा पास में रखना चाहिए। ज़बान के नीचे उसे रख के थोड़ा सीने में दर्द कम हो सकता है। उसके बाद एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, अटोरवास्टैटिन, इसकी कुछ गोलियां रहती है जिसकी 75 की, एस्पिरिन की 4 गोलियां, क्लोपिडोग्रेल 75 की 4 गोलियां, अटोरवास्टैटिन 10 मिलीग्राम की 4 गोलियां। ऐसे इसे लोडिंग डोज कहते हैं, जिससे खून पतला करने में आसानी रहती है। तो ये दवाइयाँ डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल में देते हैं। तुरंत हमको हॉस्पिटल में फ़ोन करना चाहिए, रिलेटिव्स को बुला के, एम्बुलेंस बुला के ऐसे पेशेंट्स को तुरंत शिफ्ट करना है। जितना जल्दी हम पहुंचेंगे उतना बचाने में आसानी जाती है।
हार्ट अटैक में एक चीज़ होती है गोल्डन आवर, जिसका मतलब है कि अगर हार्ट अटैक आया है तो अगर 1 घंटे के अंदर वो नस जो बंद है उसको खोले तो पूरी तरीके से हार्ट को कमज़ोर होने से हम बचा सकते हैं या पूरा इलाज पेशेंट का संभव होता है। तो जितना देर करेंगे उतना हार्ट की कमज़ोरी बढ़ सकती है और जान को खतरा भी बढ़ सकता है। तो जितना तुरंत हम उनको अस्पताल में पहुंचाए और ये दवाइयाँ दे के पहुँचाए तो उससे जान बचाने में आसानी रहेगी। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ईसीजी, इको, खून की जांचें करवा के बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, फिर उस तरीके से इलाज शुरू होगा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश जायदे, कार्डियोलॉजिस्ट अमरावती में हूँ। मैं आपको आज कुछ ऐसे टेस्ट बताऊंगा कि जो हार्ट अटैक में डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। तो हार्ट अटैक का पेशेंट जब भी सस्पेक्टेड हमारे हॉस्पिटल में आता है चेस्ट पेन लेके, तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है ईसीजी। ईसीजी में हम देखते हैं कि किसी पेशेंट को कुछ एसटीटी चेंजेस है क्या, जिस पर से हम जानते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक है नहीं है, हार्ट अटैक का किस टाइप का हार्ट अटैक है, मेजर है, माइनर है, हार्ट अटैक अगर है तो वो कौन सी दीवार में है हार्ट की। फिर उसके साथ ही हम जानते हैं कि हार्ट अटैक की सिविरिटी क्या है। इसके बाद जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं वो है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम जानते हैं कि हार्ट का पंपिंग क्या है, हार्ट की वॉल्स में हार्ट अटैक के कारण कोई लीकेज आया है क्या, और हार्ट में और कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम है क्या साथ में। इसके बाद जो हम ब्लड टेस्ट भेजते हैं वो हम कुछ ब्लड की टेस्ट भेजते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है रूटीन टेस्ट, जिसमें ब्लड काउंट्स, हीमोग्लोबिन कितना है पेशेंट का। उसके बाद हम जो टेस्ट भेजते हैं वो है कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम्स में ट्रोपोनिन और सीकेएमबी नाम की 2 टेस्ट होती है। इस पर से हम जानते हैं कि हार्ट अटैक की सिविरिटी क्या है और हार्ट अटैक से कितना डैमेज हार्ट की मसल्स को हुआ है। इसके अलावा हम कुछ जो ब्लड टेस्ट भी और भी करते हैं रूटीन की, उसमें है कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट के साथ हम शुगर लेवल की भी टेस्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कितना है, इस पर से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट में भी हेल्प होता है। शुगर अगर है पेशेंट को तो उसमें शुगर लेवल्स, शुगर नहीं भी है तो शुगर लेवल करके, अगर किसी को डी नोवो डायबिटीज भी रहता है साथ में, मतलब शुगर जस्ट हुआ है और पेशेंट को अटैक भी साथ में हुआ है, ये भी बहुत सारे पेशेंट्स में पाया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ ब्लड टेस्ट होती है जो रहती है, जैसे कि एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी एंजियोग्राफी के बाद हम दूसरा जो उसकी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होती है वो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की भी सलाह देते हैं। कुछ पेशेंट्स इलेक्टिवली आते हैं जिसमें हार्ट की संभावना रहती है कि अटैक होके गया है, हुआ है, तो उसमें हम पेशेंट्स को कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी की भी सलाह देते हैं, जिसमें हमको ब्लॉकेजेस का है नहीं है ये संभावना मिलती है। यूजुअली यंग पेशेंट्स में हम ये सलाह देते हैं। ये हो गई हार्ट अटैक की इन्वेस्टिगेशंस। इसके बाद ट्रीटमेंट की जानकारी हम आपको बाद में देंगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमरावती। आज मैं आपसे हार्ट अटैक की मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को तो पता है हार्ट अटैक ये कभी भी एक इमरजेंसी है जिसमें हार्ट की एक नस 100% बंद हो जाती है और एक बहुत बड़ा हार्ट का हिस्सा डैमेज होना शुरू होता है। इसके लिए कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि हार्ट अटैक है, उसे इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। उसका जो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए उसके ईसीजी, 2D इको और स्पेशल कार्डियक एंजाइम्स वगैरह ये जांच होती है, जिससे कि हार्ट अटैक कंफर्म होता है। एक बार आपका हार्ट अटैक कंफर्म हो गया, उसकी ट्रीटमेंट है उसमें सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट को ब्लड थिनर या एंटीप्लेटलेट्स ये एजेंट दिए जाते हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और रिसेंटली हम टिकाग्रेल और एक कंपाउंड यूज़ करते हैं। ये जो मेडिसिन है उसके शरीर में क्लॉट बढ़ने के चांसेस कम करता है और जो क्लॉट ऑलरेडी बना है उसे डिसॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। हार्ट अटैक के कोई भी संदिग्ध पेशेंट को अपने को सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी, आईसीयू केयर और इंटेंसिव केयर बहुत जरूरी है। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसमें जो इमरजेंसी मेडिकल मैनेज ट्रीटमेंट है वो क्या है। जैसे कि मैंने बताया हार्ट अटैक एक क्लॉट फॉर्म होने के कारण होता है, तो इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग खून पतले करने वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे भिन्न प्रकार के थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, टेनिक्टेप्लेज, रेटिप्लेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये थोड़ा सस्ता एजेंट है जिसकी इफिकेसी 35 to 40% है। टेनिक्टेप्लेज, रेटिप्लेज इससे 10 से 15 गुना महंगे आते हैं, लेकिन उनकी इफिकेसी 65 to
70% रहती है। कभी भी किसी भी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देने के पहले उस पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही क्या, पास्ट में किसी शरीर के हिस्से में ब्लीडिंग हुई क्या, ये बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस एजेंट्स के कारण 1 to 3% चांसेस रहते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में बहुत सीवियर ऐसी ब्लीडिंग हो सकती है। और किसी पेशेंट हार्ट अटैक वाले को आपको ऑब्जर्व करना है, उनको अरिथमिया हो सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एंटी अरिथमिक ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। पेशेंट को 24 to 48 आवर्स आईसीयू में ही ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें फिर आपके ट्रीटिंग फिजिशियंस पेशेंट के वाइटल्स कैसे, हीमोडायनामिक्स कैसे, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि उनको क्या मेडिसिन दिया जाए। और इसमें एक स्टैटिन करके ड्रग्स रहती है, वो एक लोडिंग डोज में देना पड़ता है, और देयर आर वेरियस एजेंट्स। अब जो सेकंड पार्ट मुझे डिस्कस करना है कि हार्ट अटैक के पेशेंट की एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए। जैसे कि पुरानी गाइडलाइंस थी कि पेशेंट को इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन देने के बावजूद भी अगर उसका दर्द कम नहीं हुआ या उसकी ईसीजी सेटल नहीं हुआ, तो ऐसे पेशेंट को हम इश्चिमिया गाइडेड थेरेपी करके ऐसे पेशेंट को पहले एंजियोग्राफी के लिए भेजते थे। लेकिन अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी भी हार्ट अटैक का पेशेंट ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पे इमरजेंसी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कभी भी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ये सबसे बेहद और अच्छी ट्रीटमेंट रहती है। लेकिन अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक के इंजेक्शन दिया जाता है, 24 आवर उनको ऑब्जर्व किया जाता है, और 24 आवर के बाद ऐसे पेशेंट की कंपल्सरीली एक एंजियोग्राफी करना बहुत ज़रूरी रहता है कि जिससे कि उसका क्लॉट डिजॉल्व हुआ या नहीं है, उसको आगे और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि उस पेशेंट के मैक्सिमम अपन मायोकार्डियम बचाने की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब रही हार्ट अटैक की मेडिकल मैनेजमेंट और इंडिकेशन ऑफ एंजियोग्राफी। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज राघानी, कार्डियोलॉजिस्ट, जेनिथ हॉस्पिटल अमरावती। आज मैं आपको एंजियोप्लास्टी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। एंजियोप्लास्टी यानी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करना। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिनी, और प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर यानी उसे ठीक करना, चाहे वो किडनी की हो, ब्रेन की हो या हार्ट की हो। मोस्ट कॉमनली ये प्रोसीजर हार्ट के लिए की जाती है। इसमें हम नसों के अंदर एक तार डाल के ब्लॉकेजेस को बलून के द्वारा चौड़ा करते हैं और उसके ऊपर एक स्टेंट डाल के उसको परमानेंटली चौड़ा रखने की कोशिश करते हैं। इसमें कई प्रकार होते हैं, जरूरी नहीं कि स्टेंट ही डाला जाए। कई बार हम उसको सिर्फ बलून करके भी छोड़ दिया जाता है, जिसे हम ड्रग एल्यूटिंग बलून या फिर मेटल लेस एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कभी कभी कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से हमें उसे ड्रिल भी करना पड़ता है ताकि हम कैल्शियम बाहर निकाल सके, या फिर उसके अंदर हम लोग शॉक वेव छोड़ के कैल्शियम को फ्रैक्चर करते हैं ताकि ब्लॉकेज अच्छे से चौड़ा हो और उसके अंदर स्टेंट डाल के उस ब्लड वेसल को हम परमानेंटली ओपन करें। एंजियोप्लास्टी करने के कई फायदे हैं। अगर हार्ट को अच्छा ब्लड मिलेगा तो आप एक बेहतर तरीके की जिंदगी जी पाएंगे और आपका हार्ट कमजोर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। इन सब के बावजूद भी कभी कभी डैमेज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जिससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही ना चले, और उस कंडीशन में पेशेंट को कभी कभी पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे उनकी धड़कन नियमित चले। एंजियोग्राफी के बारे में तो हम लोग सुन चुके हैं, अब हम जानेंगे बाईपास क्या होता है। एंजियोग्राफी में अगर हमें ज़्यादा डिजीज़ मिले और हमें लगे कि स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग बाईपास करते हैं। क्योंकि जैसे अपन प्रिंसिपली सोचे कि भाई अगर एक गली में बहुत ज़्यादा जैम है तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा नया रास्ता लेंगे, क्योंकि इसमें से तो हम नहीं जा सकते हैं। तो अब हम इनमें एक नई नस लेंगे, चाहे हाथ की, चाहे पैर की या छाती के अंदर की, और हम उसे मेन नस से हार्ट के नस को लिंक कर देंगे। उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। नमस्कार, मैं डॉक्टर भूषण शिवाजी सोनवणे, अम्बापेट स्थित श्री स्नेहबाबा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट बनकर कार्यरत हूँ। मैं आपसे आज एंजियोप्लास्टी के बाद ली जाने वाली खबरदारी के बारे में बात करूँगा। आपकी एंजियोप्लास्टी जिस दिन होती है उसके तुरंत बाद आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है उसके ऊपर मैं बोलूँगा। एंजियोप्लास्टी आपकी कौन से मार्ग से हुई है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें अवलंबन रहती हैं। काफ़ी बार हाथ से होती है, कभी कभार जान की नस में से होती है। जब जान की नस में से करनी पड़ती है तभी आपको कम से कम 8 से 12 घंटे वो पैर हिला नहीं सकते, आपको बिस्तर पे लेटा रहना पड़ता है। जब आपके हाथ से होती है आप तुरंत मोबिलाइजेशन शुरू कर सकते हैं।
मतलब कीमान 1-2 घंटे के बाद वो जगह को अगर सूजन आती है या वहाँ से ब्लीडिंग होती है, मतलब रक्तस्राव होता है, या वो हाथ काला या नीला पड़ता है, तो तुरंत हेल्थ केयर ऑफिशियल को या डॉक्टर को तुरंत बताना है। दूसरी चीज़, एंजियोप्लास्टी के बाद कोई भी सिम्टम्स अगर आपको ध्यान में आए, जैसे छाती में सीने में दर्द होना या सांस फूलना या अतिरिक्त मात्रा में धड़कन तेज होना, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, मतलब ये वापस एक अलार्मिंग साइन है जो आपको सिस्टर या डॉक्टर को तुरंत बतानी है। रही बात मेडिकेशंस की, तो एंजियोप्लास्टी होने के बाद स्टेंट एक फॉरेन मटेरियल है। स्टेंट डालने के बाद जो कुछ नस में वो स्टेंट डाला जाता है, वहाँ पे भी जख्म होती है और उसको हीलिंग धीरे धीरे होती है। वो हीलिंग के लिए कम से कम 3 से 6 महीना लगता है। इसलिए पहले 1 साल तक आपको हेवी मात्रा में खून पतला होने की और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ दी जाती हैं, और जब स्टेंट की हीलिंग हो जाती है तो ब्लॉक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं बात करूँगा खाने के बारे में। तो खाने में आपको क्या क्या परहेज करना है। खाने में आपको सादा खाना प्रेफर करना है। सादा का मतलब बनता है कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, और अगर आप कुछ शौक करते हो जैसे धूम्रपान या अल्कोहल लेते हो तो उसको कम करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियां बहुत खा सकते हो। दूसरी चीज़, मांस मच्छी कम कर सकते हो, और रेड मीट अवॉइड करना, मतलब मटन अवॉइड करना है। फिज़िकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक काम कब से शुरू करना है। काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर मैं मेरे रूटीन काम कब से शुरू कर सकता हूँ। तो इसके बारे में वो सब डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। बेसिकली एंजियोप्लास्टी कभी कभी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल रहती है तभी भी की जाती है, कभी बार हार्ट की पंपिंग लो हो जाती है तभी भी करनी पड़ती है। तो ये पंपिंग के ऊपर सारी चीज़ें अवलंबन करती हैं। बेसिकली अगर पंपिंग आपकी नॉर्मल है तो आप रूटीन एक्टिविटीज़ 4 या 6 दिन के बाद शुरू कर सकते हो, और नॉर्मल एक्सरसाइज या आउटगोइंग एक्टिविटीज़ या ऑफिस एक्टिविटीज़ आप 10 से 15 दिन के बाद शुरू कर सकते हो। हेवी एक्सरसाइज प्रेफरेबली 4 से 6 हफ्ते के बाद शुरू करनी है। दूसरी चीज़, जिनकी पंपिंग कम है, मतलब कम का मतलब बनता है 40 से 50% है, तो उनके लिए एक्टिविटीज़ थोड़ा धीरे से शुरू करनी है और परहेज ज़्यादा करना है। जो एक्टिविटीज़ से अगर सांस फूलती या दम भरता है तो वो एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है। जिनकी पंपिंग बहुत कम है, मतलब 30% के नीचे है, तो उनके लिए काफ़ी बार हम ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटी करना मना करते हैं। उनको घर के घर में ही टॉयलेट बाथरूम यूज़ करना, बैठना, टीवी देखना, इतना प्रेफरेबली बताते हैं। तो आज हमने हार्ट अटैक या हृदयघात के सभी पहलुओं पर बात किया है, और आशा है कि हृदयघात पहचानने से लेकर उपचार तक आपको सभी बातों में एक नई दिशा मिलेगी। हम सभी आपके उत्तम स्वास्थ्य की आकांक्षा में समर्पित हैं। नमस्कार।